गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने कक्षा 8 में 12वां पाठ घर्षण आगे के तीन वीडियो में देखा था। हमने आगे के वीडियो में देखा कि घर्षण है वो किस वजह से लगता है, घर्षण को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, घर्षण है वो उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और घर्षण है वो हानिकारक तो है ही परंतु फिर भी आवश्यक है। तो आज के वीडियो में हम 12.6 तरल घर्षण इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। हम सब जानते हैं कि वायु है वो अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। पर फिर भी वायु में से जो वस्तु गुजरती है उसमें वायु क्या करती है, तो वायु उस वस्तु पर घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। इसी प्रकार यानी कि जैसे कोई भी वस्तु है वो वायु में से गुजरती है तो उस पर घर्षण बल लगता है, उसी तरह से जल तथा अन्य द्रव, पानी तथा अन्य किसी और द्रव्य भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। इसका मतलब है कि वायु की जैसे ही पानी अथवा तो अन्य कोई द्रव में से अगर कोई वस्तु है वो उसमें से गति करेगी तो वो भी यानी कि जब पानी भी उस वस्तु पर घर्षण बल लगाएगा। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया है। विज्ञान में गैस तथा द्रव यानी कि कोई भी द्रव्य जैसे कि पानी है तो गैस तथा द्रव को एक ही नाम यानी तरल दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर यानी कि तरल में से होकर गति करने वाली वस्तुओं पर तरल है वो घर्षण बल लगाता है। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। देखो तो कर्षण का मतलब क्या है, तो तरलों द्वारा लगाए गए बल को कर्षण भी कह सकते हैं। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। अगर किसी द्रव पर लगने वाले यानी कि किसी हवा या तो फिर द्रव पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की आकृति पर भी निर्भर करता है। घर्षण बल है वो किस पर निर्भर करता है, तो उसकी तरल की सापेक्ष गति पर भी निर्भर करता है, और घर्षण बल है वो वस्तु की आकृति कैसी है तथा तरल की प्रकृति यानी कि द्रव कैसा है उस पर भी निर्भर करता है। तो ये तीन वस्तु पर निर्भर करता है। घर्षण बल है वो तरल में किस प्रकार से घर्षण बल लगता है, तो उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है, दूसरा है वस्तु की आकृति कैसी है उस पर निर्भर करता है, और तीसरा है तरल की प्रकृति कैसी है। तो घर्षण बल है वो तरल पर किस प्रकार लगेगा, तो इन तीन प्रकृति पर निर्भर करता है। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती है तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि जब कोई वस्तु किसी तरल में गति करती है यानी कि हवा अथवा तो पानी में गति करती है तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, यानी कि इसका जो वस्तु है उसकी ऊर्जा का क्षय होता है। अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। जो तरल में कोई वस्तु है वो अगर गति करती है तो उसकी ऊर्जा का क्षय होता है, इसलिए घर्षण को कम करने के लिए हमें प्रयास किए जाते हैं। अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियाँ दी जाती है।
इसीलिए किसी भी वस्तुओं को अगर तरल में गति करवानी है तो उस वस्तु को विशिष्ट आकृति दी जाती है। आपके विचार से वैज्ञानिक को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त होते हैं? तो अगर हम हमारे ख्याल से जो तरल में गति करती है वस्तुएं है, तो इन वस्तुओं की आकृति के बारे में हमें कहाँ से संकेत प्राप्त हो सकते हैं? तो कोई हवा में यानी कि जो वायु में है वो कौन गति करता है? तो कोई भी पक्षी है तो ये पक्षी वायु में गति करते हैं, और जो मछली होती है वो जल में गति करती है। यानी कि जो हवा में गति करने वाले कोई भी साधन हो तो उसमें अगर घर्षण कम करना हो तो उसको हमें किसकी आकृति से हमें संकेत लेना चाहिए? तो कोई भी पक्षी की आकृति से हमें संकेत लेना चाहिए। दूसरा है, अगर किसी पानी में यानी कि द्रव में हमें गति करवानी है किसी वस्तु को, तो उसका घर्षण कम करने के लिए हमें कहाँ से आकृति के संकेत प्राप्त होते हैं? तो कोई भी मछली की जो आकृति होती है वहाँ से हमें संकेत प्राप्त होते हैं। अगर मछली के आकार का हम कोई भी साधन या फिर कोई भी वस्तु बनाएंगे तो वहाँ जो जल में वो गति करेगा तब उस पर थोड़ा घर्षण वो कम लगेगा। वास्तव में उन्हें ये संकेत प्रकृति से मिलते हैं। वास्तव में यह संकेत हमें कहाँ से मिलते हैं? तो वास्तव में हमें ये संकेत प्रकृति यानी कि कुदरत से मिलते हैं। तो कुदरत से यानी कि वायु में जो गति करते हैं वो है पक्षी, तो पक्षी एक कुदरती है। तो पानी में गति करते हैं मछली, तो मछली भी एक प्रकृति है। इसलिए हमें ये संकेत कहाँ से मिलते हैं? प्रकृति से। पक्षी तथा मछलियाँ तरल में गति करते हैं। पक्षी तथा मछलियाँ एक तरल में गति करते हैं। पक्षी है वो वायु में गति करता है और मछली है वो पानी में गति करते हैं, यानी कि दोनों ही तरल में गति करते हैं। उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने के में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव हो। उनके शरीर यानी कि मछली और पक्षी के शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने के लिए यानी कि घर्षण कम हो, इसीलिए उनकी ऊर्जा का क्षय है वो भी कम हो। आपने इन आकृतियों के बारे में कक्षा 7 में अध्ययन किया था। वायुयान की आकृति को सावधानीपूर्वक देखिए। क्या आप इसकी आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते हैं? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये पक्षी की आकृति है वो वायुयान की आकृति है। तो वायुयान की आकृति है वो हमें यहाँ दिखाई गई है, और पक्षी की भी आकृति, यहाँ पर जो 2 पंख है पक्षी के, उसी तरह से यहाँ वायुयान में भी 2 पंख निकाले गए हैं। और ये जो पक्षी का जो ये मुँह का भाग होता है वो भी इस तरह से त्रिकोण आकार में बनाया गया है। तो ये दोनों की आकार में समानताएं पाई जाती है, क्योंकि जो वायुयान है वो वायु में गति करते समय उसे थोड़ा सा घर्षण कम हो और अपनी गति तेज़ी से कर सकते हैं। वास्तव में सभी वाहनों के डिज़ाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। वास्तव में क्या होता है कि वास्तव में सभी वाहनों के डिज़ाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो। तो वायु में जो वाहन गति करते हैं और जो तरल में यानी कि जो द्रव में वाहन कोई भी वस्तु है वो गति करता है, तो इस डिज़ाइन से बनाए जाते हैं कि उसका घर्षण है वो कम से कम हो। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। यहाँ पर हमारा जो पाठ है 12वां घर्षण वो कंप्लीट होता है, और आप लोगों को ये पूरा पाठ एक साथ पढ़ लेना है और याद भी करना है, साथ साथ याद भी करते जाना है। इसकी आप लोगों की टेस्ट भी होगी। अस्तु।